नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अभी इस समय पर ये न्यूज़ पढ़कर आए होंगे कि रुपी ने अपना अगेन एक और नया लाइफ टाइम का लो बना दिया है। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट ग्लोबली गिर गए हैं, अमेरिका की मार्केट डाउन है और आज हमारे मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। और आने वाले दिनों में आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और जो हमारे देश के मिस्टर पॉवेल होंगे, मिस्टर शक्तिकांता दास जी, आने वाले दिनों के अंदर वो इस पॉलिसी में किस तरीके के रेट हाइक कर चलेंगे, क्या उनकी स्टेटमेंट्स रहेंगी और उसका आने वाले वक्त में मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने मार्केट में अपनी पोजीशंस को किस तरीके से एडजस्ट किया है, अगर किसी तरीके की बिकवाली की गई है तो तकरीबन किस लेवल पर बिकवाली की गई होगी, और दोस्तों अगर किसी जगह पर खरीदा गया है तो किन लेवल पर उनको वापस से बाई किया गया होगा। और दोस्तों आने वाले वक्त में ऑप्शन चेन को देखकर ऑप्शन चेन किस तरफ इंडिकेशन देकर चलती है कि मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट को किस लेवल के आसपास इस 29 सितंबर की एक्सपायरी को क्लोज होते हुए देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे हम लोग आज के इस एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, मैं जो भी व्यूज़ आपके साथ आपके सामने रखूंगा, जो भी डेटा मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा, मेरी आपसे गुजारिश है कि उनके सभी फैक्ट्स को आप अपने आप ज़रूर जांच लें, क्योंकि दोस्तों उनके सत्यापन की कोई जिम्मेदारी मैं नहीं ले पाऊंगा। दोस्तों मेरा जो ओपिनियन होगा वो व्यक्ति विशेष ओपिनियन है और दोस्तों मैं मेरे ओपिनियन में गलत भी हो सकता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेकर चलना चाहूँगा। मैंने आपको दो एनालिसिस कर दिए और मैंने आपको बताया कि निफ्टी की ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग जो निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा बताता है वो सेंटर निकल कर आता है 17,200 का लेवल, कि मार्केट अगर इस 17,200 के लेवल से दूर जाएगा तो 17,200 तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। दोस्तों उसके बाद मैंने आपके साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा ये मैंने आपके साथ में शेयर किया और मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये मैंने आपको डेटा कल शेयर किया 17,000 वाला, कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो निफ्टी है वो 17,000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। ऐसा कुछ न्यूज़ की वजह से और ग्लोबल प्रेशर की वजह से देखने को मिल रहा है और ये भी मैंने आपको बखूबी पूरा समझाया था। तो उम्मीद करके चलता हूँ बैक डेट के इस एनालिसिस को आप लोगों ने ज़रूर चेक किया होगा और इन फैक्ट्स के साथ में आप काफ़ी ज़्यादा अलाइंड हो गए। अब इसी सीक्वेंस में अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हमारी 29 सितंबर की जो एक्सपायरी है वो किस तरफ मूव कर रही है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ यूएसडी आईएनआर की तरफ, तो दोस्तों यूएसडी आईएनआर का जो डेटा है वो हमें ये बताता है कि आज के दिन रुपी का जो नया लो बना वो 81.735 का लो है। और दोस्तों अगर मैं इसको मंथ के चार्ट्स पर लगाता हूँ, एक मिनट, ये तो डेज पे रखना चाहिए मैं, ठीक है। अगर मैं इसको मंथ के चार्ट पर लगाता हूँ तो आप ये देख पाएंगे एक बुलिश मारूबोजू कैंडल बनी है और इस पूरे महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी, मतलब जितनी बड़ी ऊंचाइयों को डॉलर ने इस महीने के अंदर छुआ है, कहने का मतलब ये है कि हमारा रुपी इस महीने जितना वीक हुआ है, मतलब इस एक महीने के अंदर हमारा रुपी जितना वीक हुआ है, इतने एक्सेलरेटेड पेस पर और इतने बड़े वॉल्यूम पर ये कभी भी वीक नहीं हुआ। तो इस डेटा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। देखो दोस्तों, 0.15% पर कोरोना से रिकवरी होने के लिए मार्केट के अंदर पैकेज पे पैकेज अनाउंस किए गए और दोस्तों 0.15% लैंडिंग रेट पर लोन्स जब अवेलेबल थे यूएस मार्केट में, मतलब इंडिया के अंदर बैंक का आरबीआई का जो रेपो रेट था वो था 4% का। आरबीआई 4% पर बैंकों को लोन देता था और बैंक उसको आगे लोन को दिया करते थे। तो दोस्तों जिस देश के अंदर लैंडिंग रेट 0.15% हो तो उस जगह से पैसा उधार लेना और उसको ऐसी जगह पर देना जिस जगह पर ग्रोथ के लिए, इकॉनमी के लिए एक अच्छा माहौल मिल रहा है, 4% का इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है, बॉन्ड मार्केट में भी पैसा लगा दोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा दोगे तो उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये वो वजह थी कि पूरी दुनिया के, मतलब ग्लोबल मार्केट्स के अंदर
डॉलर को पंप किया गया, मतलब सभी देशों के अंदर स्टॉक मार्केट में एक तेज़ी हमारे को देखने को मिलती है। तो दोस्तों 0.15% पर उधार को उठाया गया और 4% के, मतलब जहाँ से 4% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता था, वहाँ पर जाकर उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया गया। अब दोस्तों जिसने 0.15% पर आपको लोन दिया है, वो लोन आपसे वापस लेगा भी। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि जब कभी भी लेंडिंग रेट्स हाई होंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएगी और आपके लिए पैसा नया उधार लेना और ज़्यादा मुश्किल का काम होगा, मतलब उधार आपको और ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो दोस्तों ये वो वजह रहती है कि मार्केट में डॉलर जो है महंगा मिलना शुरू हुआ। मतलब बोरो करने जाओगे अगर डॉलर को, तो डॉलर को बोरो करने के ज़्यादा रेट्स आपको पे करने पड़ेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और ये भी कोई छोटा मोटा नहीं, वो भी आपके पास में 3.15% के इंटरेस्ट रेट पर। मतलब पहले आपके पास 0.15% के इंटरेस्ट रेट पर जो आपके लिए डॉलर अवेलेबल है, अब वो 3.15% पर आपके लिए अवेलेबल होगा। तो दोस्तों उस जगह पर जब आप 0.15% पर बोरो करते थे और 4% इंटरेस्ट रेट वाली इकॉनमी के अंदर उस पैसे को लगाया करते थे, अब अगर आप 3.15% पर बोरो करोगे और उस 4% वाली इकॉनमी पर अगर लगाओगे, ऐसा नहीं है कि मतलब कि आरबीआई ने मतलब इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया है, मैं उस तरफ भी आता हूँ। तो दोस्तों पहली बात तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो दोस्तों अब उस जगह पर आप क्या करोगे, जिस जगह से पैसे आपके पास में जब तक ज़्यादा आते थे आपने कमाया, और जब आपको लग रहा है कि अब मेरा औसत नहीं आएगा तो आपने पैसे को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब देखो दोस्तों, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि इंटरेस्ट रेट हमारे देश में भी हाइक होते हैं। और दोस्तों हमारे देश में कितने हाइक होते हैं? 4% से बढ़कर 5.14%। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि क्या इंटरेस्ट रेट हमारे देश में भी इतनी ही एग्रेसिवली हाइक नहीं किए जा सकते थे? मतलब लिक्विडिटी को क्या हमारे देश में भी और ज़्यादा टाइट नहीं किया जा सकता था? तो मैं यहाँ पर आपको एक बात समझाना चाहूँगा। देखो दोस्तों, हम उस जगह पर हैं जहां हम इन्फ्लेशन तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ की कॉस्ट पर नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि हम हैं डेवलपिंग कंट्री और हमारे को ज़रूरत है ग्रोथ की, हमारे को ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है। इन्फ्लेशन को बेशक हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का भी यही स्टांस था कि आप ग्रोथ को किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर दोगे तो जो बिजनेसमैन हैं, उन बिजनेसमैन को जो लोन है वो ज़्यादा महंगा मिलेगा। और जब उन्हें ज़्यादा महंगा लोन मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बिज़नेस के अंदर शायद इन्वेस्टमेंट अपनी कम करेंगे। और दोस्तों ग्रोथ हमारे पास में कम आएगी और अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास में कम होंगी, तो उस कंडीशन में हम पीछे की तरफ रह जाएंगे। तो आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा वो उतना एग्रेसिव नहीं बढ़ा और इस पूरे साल में 4% से बढ़कर 5.14% के आसपास तक पहुंचा। दोस्तों मैं आपसे कहूँगा डेटा को जरूर चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों उस जगह पर एक ऐसी इकॉनमी जो एग्रेसिवली रेट को हाई कर रही है और एक ऐसी इकॉनमी जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत ही स्लो पेस के अंदर बढ़ रहे हैं, तो वहाँ से पैसे को विड्रॉ किया जाएगा। या आप ऐसा समझ लीजिए, जब दो करेंसीज के बीच में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रेट का गैप ही नहीं है, तब उस कंडीशन में महंगा खरीद कर महंगा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो मार्केट से पैसे को पुल किया गया और दोस्तों मार्केट में डिमांड बढ़ गई उस करेंसी की जिस करेंसी में इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली बढ़ रहा है। तो दोस्तों लोगों ने डॉलर्स को ज़्यादा खरीदना शुरू करा, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालना शुरू करा और डॉलर को लोगों ने ज़्यादा परचेज करना शुरू करा। दोस्तों डॉलर की डिमांड बढ़नी शुरू हुई। दोस्तों जब डॉलर की डिमांड बढ़ी तो दोस्तों आप ये समझो, दुनिया भर के लोगों ने जब अपनी करेंसी को दिया होगा और डॉलर को लिया होगा, या ये समझ लीजिए कि जिन लोगों ने जब किसी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो जाकर उन्होंने उस करेंसी को परचेज़ किया और अपनी करेंसी को उस देश में जाकर इन्वेस्ट कर दिया। अब जब वो अपने पैसे को बाहर निकालेंगे तो वो अपनी होम करेंसी में बाहर निकालेंगे, मतलब डॉलर में ही अपने पैसे को बाहर निकालेंगे, तो आपकी करेंसी आपको वापस कर देंगे। मतलब आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी और आपकी करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी। और क्योंकि वो अपनी करेंसी
वापस ले रहे हैं तो उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी और आपकी करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये वो वजह है कि दुनिया भर के अंदर आपने देखा ग्लोबली मार्केट्स में एक पैनिक सा क्रिएट हुआ और पैसा पुल किया गया और डॉलर की डिमांड बढ़ती चली गई और सारी करेंसियां वीक होने लगीं। अब दोस्तों, क्या हमारे को इसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और क्या कोई क्रैश आ जाएगा? तो दोस्तों, एक बात आपको समझनी चाहिए, अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेबल कोई करेंसी, मतलब जिस पर पड़ने वाला जो फ़र्क है वो सबसे कम रहा है, तो अगर आप निर्मला सीतारमण जी की कल की स्टेटमेंट को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हमारा देश है, मतलब भारत है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो करेंसी का डिक्लाइनिंग रेट है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी सारी करेंसीज वो बहुत कम रहा है। तो दोस्तों, उस चीज़ को देखते हुए हमारी कंट्री के अंदर अभी स्टेबिलिटी है और हमारी ग्रोथ है। दोस्तों, अगर आपको उसको थोड़ा और डेप्थ में समझना है तो आपको समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज इस समय पर अगर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो वो है जापान के पास। तो जापान के पास एक काफ़ी बड़ा फॉरेन एक्सचेंज है और अपने इस करेंसी के क्राइसिस को से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न जापान के अंदर लिया गया। उन्होंने डॉलर्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब डॉलर्स को अवेलेबल कराना शुरू कर दिया अपनी करेंसी को सेव कराने के लिए। मतलब उन्होंने अपने फॉरेक्स रिजर्व को खाली करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आरबीआई इंटरवीन करके चलेगी तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आरबीआई भी अपना फॉरेक्स रिजर्व खाली कर देगी और फिर भी शायद वो इसको मैच ना कर पाए। तो दोस्तों, मैं फिर आपसे कहूँगा, मेरा ओपिनियन है। दोस्तों, आप ऐसी जगह पर समझो कि अगर आरबीआई भी इस जगह पर इंटरवीन करती है, मतलब जब डॉलर लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो वो भी अपने पास जो उसके पास डॉलर उसके रिजर्व में बड़े हैं वो उनकी सप्लाई कर देती है, मतलब उसके डॉलर को अवेलेबल करा देती है ईजिली। तो दोस्तों, उस जगह पर अगर आप समझोगे तो हम बेशक अपने रुपये को तो बचा लेंगे, हो सकता है कि मतलब क्या कहते हैं कुछ समय के लिए हम लोग बचा लेंगे, लेकिन दोस्तों हमारे फॉरेक्स रिजर्व की कॉस्ट पर, हमारी ग्रोथ की कॉस्ट पर। तो मुझे लगता है यही वो वजह है कि आरबीआई ने इसके अंदर शायद इंटरवेंशन अभी नहीं किया है, जो मुझे इसको देखकर लगता है। तो दोस्तों, क्या अब इसकी वजह से हमारे मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगा? तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपने मेरे स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। हम हैं डेवलपिंग कंट्री और दोस्तों हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारे मार्केट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हमारी कंट्री इन्फ्लेशन को शायद संभाल भी सकती है, ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो आने वाले वक्त के अंदर भी जो पॉलिसीज़ निकल कर आएंगी उनके शायद ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, और अगर ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारी जो कंपनी है वो स्टेबल रहेंगी, उनका बिजनेस स्टेबल रहेगा, उनके अंदर ग्रोथ हमें देखने मिलेगी। तो दोस्तों, उस समय में कुछ समय की गिरावट हमें बेशक देखने को मिल सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में यही वो लोग हैं जो हमें हमारा सामान बेच कर जा रहे हैं और अभी हम उसे सस्ता खरीद सकते हैं। जब ये हमारे पास वापस खरीदने के लिए आएंगे तब हम इनको महंगा बेच देंगे। तो ये बात आपको मेरी याद रखनी चाहिए, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अब देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको आगे की तरफ लेकर चलना चाहूँगा। दोस्तों, आज के मार्केट को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेकर आता हूँ। दोस्तों, हमारा मार्केट बहुत गैप डाउन खुला और दोस्तों जिस जगह पर ये ओपन हुआ, दोस्तों 17,157 पर ये ओपन होता है। दोस्तों, अपना 17,058 का एक ही, मतलब ये जो 15 मिनट्स की कैंडल है ये अपना लो बनाती है और दोस्तों अगले बार कैंडल में अगला लो, फिर अगला लो और अगला लो। और दोस्तों, आज मार्केट का इस जगह पर हमें जो लो देखने को मिलता है 11 बजे तक, वो है हमारा 16,978 का लो। दोस्तों, इस जगह पर आने के बाद सभी की हिम्मत जवाब दी जाती है और दोस्तों ये वो जगह थी जिस जगह पर मार्केट पार्टिसिपेंट ने अपनी होल्डिंग्स को क्रिएट करना शुरू करा होगा, और उसका रीज़न मैं बताता हूँ। दोस्तों, मैं कॉन्टीन्यूसली, देखो दोस्तों, मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता, लेकिन जो मेरे पास में अवेलेबल है मैं उसी के अंदर चार्ट्स को देखता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जब इन चार्ट्स को मैं देख रहा था तो दोस्तों मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस जगह पर एक रिवर्सल की कैंडल बनी है, इस जगह पर स्टॉक्स के अंदर शायद बाइंग आई है। अब दोस्तों, मैं शायद वर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ और ये भी कह रहा हूँ कि स्टॉक्स के अंदर बाइंग आई है, तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा। जब मैं देख रहा था स्टॉक्स को, तो दोस्तों ये स्टॉक्स जो कॉन्टीन्यूसली
मेरे सामने डार्केस्ट रेड बने हुए थे, इनके अंदर एक रिकवरी होती हुई दिखाई दी। जब कोई सचमुच की बाइंग करेगा तो किसी की सचमुच की बाइंग की वजह से ही स्टॉक्स ऊपर इम्प्रूव करेंगे, और जब स्टॉक्स इम्प्रूव करेंगे तो इंडेक्स भी इम्प्रूव करेगा। और दोस्तों यहाँ पर मैंने इस लेवल को आपके लिए मार्क कर दिया कि ये वो लेवल था 17,000 के नीचे का लेवल, जिसके पास बायर्स एक्टिव हुए थे। और इससे पहले बायर्स एक्टिव नहीं थे, मार्केट में कोई सपोर्ट नज़र नहीं आती थी। दोस्तों इस जगह से हमने देखा कि मार्केट में कॉन्टीन्यूस बाइंग आई, और मार्केट के अंदर आने वाली जो रिकवरी है, एक जगह पर तो ऐसा लगा कि अपने इस ओपन प्राइस को तोड़कर चली जाएगी। और दोस्तों बहुत ही बुलिश सिग्नल मार्केट के अंदर थे। तो दोस्तों ये वही लेवल है 17,200 का, जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट 17,200 के सेंटर पॉइंट के आसपास अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों यही हुआ भी। मार्केट में इस एवरेजिंग ने 17,200 के पास पहुंचते ही अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, और मार्केट में ये जो गिरावट आई, और आज हमारा मार्केट 17,027 के पास मार्केट आज हमारा क्लोज हो जाता है। दोस्तों ये थी मार्केट के अंदर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो स्टॉक्स के अंदर मैंने ऑब्ज़र्व किया। जब दोस्तों मैं जाता हूँ और जाकर सेम चीज़ को मैं निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में अगर चेक करता हूँ, तो आप ये बात देख पाएंगे कि मार्केट जब नीचे गिरा है तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो पुट साइड में है वो 17,000 की पुट पर ही हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों और नीचे जाएंगे तो आज तो मार्केट में 16,500 की पुट भी एक्टिव हो गई है, और दोस्तों उससे थोड़ी कम एक्टिव पुट है 16,800 की पुट। दोस्तों हम लोगों ने 17,000 की पुट के अंदर भी काम किया और इसमें प्रॉफिट निकाला। दोस्तों हम लोगों ने 16,800 की पुट में भी काम किया और इसमें प्रॉफिट निकाला। दोस्तों हम लोगों ने 16,500 की पुट में भी काम किया, और दोस्तों इसके अंदर भी हमने प्रॉफिट निकाला। दोस्तों हमने लॉस भी बुक किए। दोस्तों हम लोग 18,000 की पुट को शॉर्ट कर बैठे हुए थे, ये सोचकर कि मार्केट हमारे को प्रॉफिट देगा, मार्केट में रिकवरी आएगी। और दोस्तों उस 18,000 की पुट को हमने हेज भी कर रखा था। दोस्तों वो 18,000 की पुट के अंदर हम लोगों ने अपना लॉस बुक किया, और 17,800 की पुट के अंदर हम लोगों ने अपना प्रॉफिट भी बुक किया। मतलब हमारी पेशेंस जवाब दे गई जब हमने देखा कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 17,016 मतलब 17,000 के पास में है। तो दोस्तों उस जगह पर हमने अपनी एक पोजीशन को लॉस में और एक पोजीशन को प्रॉफिट में क्लोज किया, जिससे कि हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकें और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकें। दोस्तों हम लोगों ने कॉल भी बेची हुई थी और उसके अंदर भी हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया। और दोस्तों उस कंडीशन में वो कॉल हमारी जिन कॉल्स के साथ में हैज थी, जिनके अंदर हमें लगा कि शायद अब इनके अंदर हमें उतनी रिकवरी पॉसिबिलिटी नहीं देखने मिलेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट तो 17,500 की कॉल पर हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में बाकी की कॉल का क्या हाल होगा, तो उस कंडीशन में उसमें भी हम लोगों ने अपना लॉस बुक किया है। दोस्तों मैं आपके साथ में ईमानदारी से सारी चीज़ें आपको बताकर चलता हूँ, बस मैं आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशंस कभी दे नहीं सकता जब तक आप मेरे क्लाइंट नहीं होते हो। तो दोस्तों अब इसी चीज़ को अगर मैं आपके साथ थोड़ा आगे डिस्कस करके चलता हूँ, तो मेरे दिमाग में जो विचार बने वो ये कि यार मैं अगर ये मान के चल रहा हूँ कि 17,000 के पास में किसी ने बाइंग करी है और ये एवरेज करके ऊपर तक लेकर आए हैं और इस जगह पर जाकर उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किया है, तो ये लोग कौन थे? और मार्केट अगर गैप डाउन खुला तो यार इतना सस्ता, मतलब मार्केट खुलने से पहले ही बेचने वाले लोग कौन थे? तो इसको देखने के लिए जब मैं जाता हूँ NSE की वेबसाइट पर, तो मैं जाकर देख पाता हूँ दोस्तों 11,333 करोड़ की सेलिंग 26 सितंबर 2022 एफआईज की आज हमें देखने को मिलती है। 6,232 करोड़ के अप्रॉक्स की पोजीशंस को ये ओपन करके जाते हैं, और इनकी जो नेट सेलिंग निकल कर आती है वो 5101 करोड़ की निकल कर आती है। दोस्तों खरीदने वाले भी कम नहीं थे, मौके हर जगह बराबर थे। 6,232 करोड़ की इस बाइंग के अगेंस्ट 10,680 करोड़ की बाइंग की गई, नई पोजीशंस ओपन की गई, और दोस्तों 11,333 करोड़ की क्लोज पोजीशंस के अगेंस्ट केवल 7,147 करोड़ की पोजीशंस को क्लोज किया गया। दोस्तों 3,532 करोड़ की पोजीशंस को मार्केट के अंदर जो लॉन्ग टर्म का सोच के चलते हैं अपनी पोजीशंस को ओपन कर गए हैं, और आज हमारी जो मार्केट है वो 17,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्लोज हो पाई है।
दोस्तों कितनी हैरानी की बात है, अभी कुछ ही समय की तो बात है कि हम लोगों ने 18,000 की पुट को बेचा था और उसके अंदर हम बेचने के बाद भी आराम से बैठे थे कि हम इसका प्रीमियम खाएंगे। और दोस्तों अभी कुछ समय में आज हम लोगों ने उसको एक लॉस के अंदर स्क्वायर ऑफ किया और दोस्तों 1000 पॉइंट की मूवमेंट हमने मार्केट के अंदर देखी। दोस्तों इस गिरावट के अंदर हमने 18,150 की पुट के अंदर भी काम किया। दोस्तों हमने 18,000 की पुट के अंदर भी काम किया था। दोस्तों हमने 17,800 की पुट में भी काम किया। हमने 17,600 की पुट में भी काम किया। 17,500 की पुट में भी काम किया। 17,400 की पुट में भी काम किया। 17,200 की पुट में भी काम किया। 17,100 की पुट में भी काम किया। 17,000 की पुट में भी काम किया। और दोस्तों 16,800 और 16,500 की पुट के अंदर भी हमने प्रॉफिट ही बुक करे हैं। तो दोस्तों मतलब मार्केट का ये जो बड़ा मूवमेंट था, मैं ये कहूँगा कि हम इसको काफ़ी हद तक यूज़ कर पाए। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट की कैलकुलेशंस क्या बहुत पहले से हमारे को थी? तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मार्केट कहीं पर भी जाए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता। हम लगा कर चलते हैं मार्केट के अंदर अपनी गणित। मतलब हम मार्केट में केवल मैथ्स अप्लाई करके चल रहे होते हैं कि यार अगर ये होगा और ये पॉसिबल है, तो ये नहीं होगा वो भी तो पॉसिबल है। तो अगर ये नहीं होगा तब हम क्या करेंगे या क्या होगा, ये कैलकुलेट कर कर हम मार्केट के अंदर हमेशा चल रहे होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करके चलता हूँ आज के इस एनालिसिस में आपको बहुत कुछ जानने मिला होगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे उन सभी भाइयों का जो आते हैं इस वीडियो को लाइक कर देते हैं और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं। दोस्तों मैं कल भी आपके साथ में कुछ अच्छा डेटा लेकर आऊँगा। अर्ली इन द मॉर्निंग मैं आपके साथ में एक पोस्ट भी अपनी ब्लॉग पर शेयर करूँगा। आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आप उसे ढंग से समझ कर करते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इस डिस्क्लेमर को भी पढ़ते जाओ जाने से पहले। दोस्तों किसी तरीके का कोई भी ब्रोकरेज का शेयर मेरे पास में किसी भी ब्रोकर के थ्रू नहीं आता है। दोस्तों ना ही मैं कभी किसी को प्रमोट करके चल रहा हूँ, ना मैं आपको प्रोवोक करके चल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहूँगा कि सभी डेटा को आप ज़रूर चेक कर लीजिए। जो चीज़ें मेरे नोटिस में आई, जिनको मैं ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ, मैं उनके बिहाफ पर जो सोच रहा हूँ वो मैंने आपको सब कुछ बताया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।